तो सेल्स में और सेल्स मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होता है, ये कौन बताएँगे? क्योंकि जिस पोस्ट में आप लोग काम करेंगे ना, और जहाँ मैं आप लोगों को काम करते हुए देखना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स मैनेजर। जिस पोस्ट में आप लोग काम करेंगे और जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम करें आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट पोस्ट इज कॉल्ड द सेल्स मैनेजर। ये प्रोफाइल जो है वो सेल्स मैनेजर का प्रोफाइल है। और इस प्रोफाइल में आपको क्या काम करना होगा, कुछ सोचा है क्या आपने? मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, इफ़ यू गो इनटू द सेल्स प्रोफाइल, तो क्या क्या काम करना पड़ेगा आप लोगों को? सर जो लीड मिला हुआ रहेगा कंपनी को, उसको परमानेंट कस्टमर के रूप में बनाने का। अच्छा, जो लीड्स मिले हुए हैं तो आप उस लीड्स पे काम करेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। और सर उन लीड्स को कस्टमर के परमानेंट साथ गुड कस्टमर के तौर। कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस। और क्या करेंगे? से टारगेट को अचीव ब्रांडिंग करने की कोशिश करेंगे। हाँ, टारगेट को अचीव सर करेंगे, न्यू कस्टमर क्रिएट करेंगे और ओल्ड को रिटेन रिटेन करेंगे। करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो पोजीशन है ना सेल्स मैनेजर का, एक सेल्स मैनेजर को हर चीज़ों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अ सेल्स मैनेजर नीड टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट फिनांस। उसको फिनांस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए सेल्स मैनेजर को। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि ना आए दिन यू नीड टू मेक नंबर ऑफ डिसीजंस, आए दिन यू नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट। तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनांस। तो मैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते समय बच्चों को ये ज़रूर कहता हूँ कि फाइनेंस की अच्छी जानकारी आप लोग ज़रूर लें, इट विल हेल्प यू। नंबर टू, एक सेल्स मैनेजर को बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए एचआर एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन रिसोर्स की। अच्छी जानकारी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि सेल्स मैनेजर जो होते हैं ये एचआर का भी काम करते हैं अपनी टीम के लिए। दे डायरेक्ट पीपल, दे लीड पीपल, दे रिक्रूट पीपल। और इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेल्स मैनेजमेंट जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हमारा एक्चुअली सब्जेक्ट है सेल्स मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट सेलिंग। द सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग दैट इज कॉल्ड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, एंड द टॉपिक विच वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इज सेल्स मैनेजमेंट। तो जो सेल्स मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेल्स मैनेजमेंट जो है ना, इट टॉक्स अबाउट द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्स। तो आपको अभी तक ये बताया गया होगा हेनरी फ्योल के जो 5 प्रिंसिपल थे पोस्ट को, जिसको हम लोग बुलाते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो पोस्ट को प्रिंसिपल है जिसको हेनरी फ्योल साहब ने दिया था, तो वी विल बी यूजिंग दिस प्रिंसिपल इनटू सेल्स। अब हम सेल्स के लिए प्लानिंग करेंगे, सेल्स के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसोर्सेज को। हम लोग सेल्स के लिए स्टाफिंग करेंगे, विल बी रिक्रूटिंग। अब आप बोलेंगे सर ये तो एचआर का काम है। मैं कहूँगा नहीं, ये एचआर का काम नहीं है। सेल्स टीम में जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो सेल्स मैनेजर ही करता है दोस्तों। एचआर का काम सिर्फ नेगोशिएशन का होता है। एचआर का जो काम होता है वो बस फॉर्मेलिटीज का होता है, नेगोशिएशंस का होता है। लेकिन जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो जनरली सेल्स के ही बंदे करते हैं, अपनी टीम को सेल्स ही खड़ा करता है। तो स्टाफिंग भी वही करना है, डायरेक्टिंग। अब आपके पास 15-16 लोग हैं मान लो, या आप एक टीम हैंडल कर रहे हैं, टीम के नीचे 3-4 बंदे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू डायरेक्ट एंड हाउ टू सुपरवाइज दोस पीपल, हाउ टू लीड दोस पीपल। एंड देन कंट्रोलिंग, मतलब ये है कि अगर कोई डेविएट हो रहा हो अपने पाथ से, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। तो सेल्स मैनेजर का काम क्या है? हमने पूरी की पूरी मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स को उठाया, पोस्टको को उठाया और उसको सेल्स में फिट कर दिया। तो क्या बन गया? सेल्स मैनेजमेंट। और यही हमारा सब्जेक्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, हमने ये जाना कि हमारे सब्जेक्ट में, मतलब जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है वो ये सीखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग, व्हाट इज सेलिंग। तो हम लोगों ने ये सीखा कि सेलिंग इज अबाउट सेलिंग एन आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज टू योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो ये सेलिंग क्या है? हम अपने आइडियाज को, गुड्स को या सर्विसेज को किसी को सेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। ठीक है, हमने ये भी सीखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंथुजियाज्म एंड सेलिंग। और इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट कि सेलिंग इज मोर अबाउट इंथुजियाज्म।
It is less about communication, less about product, less about services. ये पाया गया कि the people who are more enthusiastic about his product and services are a better salesperson. जो लोग अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, अपने कंपनी के लिए ज़्यादा इंथुजियास्टिक है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है मार्केट में, ठीक है। और ये कहा जाता है कि सेलिंग इज 90% ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म। सेलिंग क्या है? जहां पर 90% यू आर ट्रांसफरिंग द इंथुजियाज्म एंड 10% इज कम्युनिकेशन। और जनरली होता क्या है, हमें लगता है कि कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट और हम वहां पे ज्यादा काम करते हैं। नहीं, इट इज मोर अबाउट एटीट्यूड। सेलिंग इज मोर अबाउट एटीट्यूड। तो वी शुड वर्क ऑन द एटीट्यूड इफ यू कम इन टू दिस प्रोफेशन। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक बात कर ली है। मतलब अभी जितने क्लासेस हुए हैं हमारे सेल्स के, पिछले जो 4-5 क्लासेस हमारे सेल्स के हुए, इन दीज क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज सेलिंग। वी हैव लर्नड अबाउट इट इज अबाउट सेलिंग एन आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज। We have learnt about it is transfer of enthusiasm. We have learnt about it is 90% enthusiasm and 10% communication. So it is more than, or it is more a inner game than an outer game. ये inner game ज़्यादा है दोस्तों। आपकी mental attitude, आपका psyche, आपकी thinking pattern, ये ज़्यादा important है than the product that you are going to sell, than the idea that you are going to sell. अब जरा एक बात सोचिए कि कुछ महिलाओं ने मिलकर के, मतलब 7 महिलाओं ने मिलकर के महज 80 रुपए से एक कंपनी शुरू करी थी। द सीड कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज ओनली ₹80। और ये कंपनी का नाम है आज लिज्जत उद्योग। तो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, लिज्जत पापड़ का, लिज्जत। उसका ऐड भी आ रहा है आजकल, DD1 में फिर से ऐड शुरू हो गया है लिज्जत पापड़ का। जरा आप सोचिए कि इन 7 महिलाओं में जो कि बहुत वेल एजुकेटेड नहीं है, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जो अपर क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, इन 7 महिलाओं में ये क्या चीज थी जिन्होंने इनको भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट घरेलू उद्योग बनाने में मदद करी, जिसको हम लिज्जत के नाम से जानते हैं। और वो था इनका बिलीफ, वो था इनका एटीट्यूड। और सिर्फ 7 महिलाओं से शुरू किया गया ये बिजनेस लिज्जत पापड़ का आज 43,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 43,000 पीपल। महज 80 रुपए से शुरू किया गया बिजनेस आज 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। 800 करोड़, थिंक अबाउट दिस। एंड दे आर नॉट ओनली सेलिंग द प्रोडक्ट इन इंडिया, in fact they are exporting the papads to the other foreign countries. तो ऐसी क्या चीज थी जो इन महिलाओं को प्रेरित करी थी? क्या ये महिला बहुत एजुकेटेड थी? नहीं। क्या ये महिलाओं ने बहुत अच्छी जगह से MBA की डिग्री क्वालिफिकेशन IIM से हासिल किया था? नहीं। क्या इन महिलाओं के पास बहुत पैसे थे? नहीं। आप अगर इनके बारे में पढ़ेंगे सक्सेस स्टोरी तो आप पाएंगे ये लोग एक पुराने घर के छत में बैठ करके दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्ट एंड दे स्टार्टेड दिस कंपनी लिज्जत। और ये बताते हैं कि हमारे पास उस समय में जो सिर्फ एक चीज़ थी वो हमारा एटीट्यूड था, हमारी इंथुजियाज्म थी, दैट वी वर इंथुजियास्टिक टू हेल्प विमेन। एंड देन दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग घरेलू उद्योग ऑफ इंडिया, दैट इज लिज्जत। सिमिलरली थिंक अबाउट द बिजनेस ऑफ अमूल। अगर आप अमूल का बिजनेस को स्टडी करें, इट इज एक्चुअली इंथुजियाज्म ऑफ अ वन लीडर जिसने अपनी इंथुजियाज्म को दूसरे में पास कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी इंथुजियाज्म ही तो दिया था ना, उनकी आइडिया ही तो थी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की। और उस इंथुजियाज्म से गंगाधर भाई पटेल ने, उसके बाद मोरारजी देसाई जी ने, बाद में वर्गीस कुरियन जी ने, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया कि आज ये वेंचर जो है ये लगभग 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स की मदद करता है दोस्तों। और ये सिर्फ इंडिया के नहीं, दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और इनकी सेल फिगर तो कमाल की है। इनका जो सेल्स है दैट इज मोर देन 38,550 करोड़। 38,000 करोड़, थिंक अबाउट दिस, 38,000 करोड़। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी।
तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल तब हुआ दोस्तों जब इनको ये बात समझ में आ गई कि इट इज़ मोर अबाउट योर इनर गेम। आपका इनर गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द आउटर गेम। इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सट्रिंसिक वन। और सेलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिंग में इसका बहुत क्रिटिकल रोल है, राइट। चलिए, हमने ये भी बात करी कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है हु इज नॉट सेलिंग। देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु इज नॉट सेलिंग। हमने ये भी बात करी अभी तक। हमने ये भी जाना जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने कहा था कि एवरीबडी इज सर्वाइविंग ऑन सेलिंग समथिंग टू समवन। हर कोई सर्वाइव कैसे कर रहा है? हर कोई एक दूसरे को कुछ ना कुछ सेल करके ही सर्वाइव कर रहा है। और अगर ये सेल करना लोग बंद कर दें तो सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, लोग ही खत्म हो जाएंगे। तो ये सर्वाइव करने के लिए यू नीड टू सेल। सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए यू नीड टू सेल। आप सोचिए कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए जिनका नाम है जिम कॉलिंस। ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ अ वेरी बिग कंसल्टेंसी कंपनी जिसका नाम है मैकेंसे। आपने मैकेंसे का नाम हो सकता है कभी सुना होगा, बातों बातों में, मेरे से भी सुना हो सकता है आपने। मैकेंसी के ही एम्प्लॉय हैं जिम कॉलिंस, और इनकी एक स्ट्रैटेजी है 7S की स्ट्रैटेजी, जो आप लोग अभी इस बार पढ़ रहे होंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप जो 7S पढ़ेंगे ना, तो 7S स्ट्रैटेजी वाज एक्चुअली गिवन बाय मैकेंसी। आप इसको कहीं लिख लीजिए, आपके कोर्स में है, आपको ये पढ़ना है 7S। तो उसी के एम्प्लॉय है जिम कॉलिंस, और जिम कॉलिंस ने लगभग 1960s के दौरान, 1960 दशक के दौरान, और उसके बाद के लगभग 40 साल तक कंपनियों का रिसर्च किया। दोस्तों ये बहुत बड़ा रिसर्च था। ही रिसर्च फॉर मोर देन 1435 कंपनीज। लगभग 1435 कंपनियों का 40 साल का रिसर्च करने के बाद उन्होंने 11 कंपनियों को चुना जो बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी थी। ये वो कंपनियां थी जो मार्केट के एवरेज के हिसाब से 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स बेटर थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यूएशन। ये कंपनियां हर पायदान पे अच्छी थी। और इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है गुड टू ग्रेट। ये हमारे लाइब्रेरी में है दोस्तों, गुड टू ग्रेट। और इस बुक में भी जिम कॉलिंस ने जिक्र किया है सेलिंग का। इस बुक में भी जिम कॉलिंस ने सेलिंग की चर्चा करी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप माइकल पॉटर को भी पढ़ रहे होंगे, और माइकल पॉटर ने भी सेल्स को रखा है प्राइमरी एक्टिविटी में दोस्तों। अगर आप माइकल पॉटर का पोर्टर चेन पढ़ें, पोर्टर चेन मॉडल आपको पढ़ना है, सिलेबस में भी है और जॉब इंटरव्यूज में भी काम आते हैं, तो कहीं लिखना है तो इसको साइड में लिख लें। वैल्यू चेन बाय माइकल पोर्टर। ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है, उस पे भी माइकल पोर्टर ने सेल्स को प्राइमरी एक्टिविटी का है दोस्तों। बाकी चीज़ों को सेकेंडरी मानते हैं, वो आईटी को सेकेंडरी मानते हैं, एचआर को सेकेंडरी मानते हैं, लेकिन वो प्राइमरी एक्टिविटी मानते हैं सेल्स को। उनका कहना है कि अगर ये नहीं होगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चल पाएगी। और यही बात रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने भी कहा है कि एवरीबडी इज सर्वाइविंग ऑन सेलिंग समथिंग टू समवन। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, पुराने जमाने की बात करते हैं, और बात करते हैं कि कैसे ये सेल्स इवॉल्व हुआ, कैसे हमारा सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। तो ये समझने से पहले मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूं। नंबर वन, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, एंड नंबर टू, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। ये दो चीजें मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूं। इन दोनों में क्या समानताएं हैं या क्या फ़र्क हैं? यू विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, या ये दोनों सेम ही है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए मैं भी क्या करता हूँ कि जितने लोग हैं यहाँ पर, आप लोग एक एक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन बताएंगे? चांदनी? सर कल कल हेलो कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हेलो या फिर दोनों एक ही हैं? सर कल्चर है। हेलो बोल, आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही, फिर से रिपीट करेंगे आप क्या कह रहे हैं? सर कल्चर बोल रहे थे। हाँ बताइए ना एक बार फिर से।
सर कल्चर मतलब जो एक इंसान का बिलीफ या वैल्यूज होता है जो उसको इनहेरिट में मिलता है उसके पेरेंट्स के थ्रू बाय या फिर आगे चल के कभी फ्यूचर में स्टडी करते करते टेक्निकल स्टडी के ओके ओके ओके। फिर सिविलाइजेशन क्या है? तो सिविलाइजेशन मतलब ह्यूमन लोगों का इवोल्यूशन का जो प्रोसेस और स्टेप है ना जो पहले से लेके अब तक आया अलग अलग टाइप का लाइक हड़प्पा सिविलाइजेशन जोदाड़ो सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन रहने सिविलाइजेशन सर तरीका कल्चर से बड़ा है। जैसे कल्चर सर हम लोग का हो गया, जैसे जो हम लोग का सेट ऑफ वैल्यूज नॉर्म जो हम लोग सोसाइटी को सर जो चेंज करता है वो हो गया सर कल्चर। हम्म। और सर ये वो कल्चर हो गया सिविलाइजेशन सर, उसमें कल्चर से लेके जितना भी जैसे टेक्नोलॉजी कल्चर सबका समाप्त हो गया सर सिविलाइजेशन। चलिए मैं सर आपको ना सिविलाइजेशन एक बताइए 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 बताइए। यस सर हेलो। सिविलाइजेशन एक एडवांस स्टेट है ह्यूमन सोसाइटी का। इसमें मतलब हम लोग जनरली बात करते हैं हायर लेवल का, जो कि कल्चर को हम लोग को डिपेंड करता है, मतलब टेक्नोलॉजी से मेनली रिलेटेड होगा, साइंस इंडस्ट्री या फिर वो गवर्नमेंट किस तरह किसी भी नया इसको लॉन्च करता है योजना को, तो सिविलाइजेशन में हम लोग एडहेयर करेंगे उसको। और कल्चर हो गया हमारा कस्टम, हेलो। रिलीजन, बिलीव और फेथ जो डिपेंड करता है। चलो वेरी गुड। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। यस सर। इन आवर कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट इन आवर लास्ट ट्राइमेस्टर, हेलो। हाँ, इन कंज्यूमर बिहेवियर ड्यूरिंग आवर लास्ट ट्राइमेस्टर वी हैव लर्नड दैट, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। यस सर, आ रही है सर। यस हाँ सर ठीक है ठीक है। सो इन आवर लास्ट ट्राइमेस्टर वी हैव यूज दिस टर्म कल्चर। हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर में बात करी, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। संस्कृति मतलब हमारे संस्कार, विच आर जनरली द बिलीव्स, द एटीट्यूड, सॉरी बिलीव्स, द वैल्यूज, द बिहेवियर, दिस आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ कल्चर। तो कल्चर को कहा जाता है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। जहां पर पहले लोग नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, हंटिंग करते थे, वो बंजारों की तरह ट्रैवल करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो डेवलप होने शुरू हुए तो एक कॉमन बिलीफ, एक कॉमन वैल्यूज, एक कॉमन लैंग्वेज इन लोगों ने डेवलप किया, और हमने उसी का नाम रख दिया कल्चर। और ये कल्चर क्या हुआ कि जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होने लगा। तो हमें जो संस्कार मिले हमारे पूर्वजों से, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सेकेंड स्टेज ऑफ जो डेवलपमेंट हुआ मैनकाइंड का, वो हुआ सिविलाइजेशन से, जिसको हम लोग बुलाते हैं सभ्यता। सभ्य से बना ये वर्ड सभ्यता। और इस सभ्यता का मतलब क्या होता है कि व्हाट आर द पोजीशंस दैट वी हैव, हमारे पास क्या है। तो हमारी रिलीजियन बिकेम आवर सभ्यता। द टेम्पल्स, द आर्किटेक्चर, द आर्ट, द पेंटिंग्स, द कार्विंग्स, ऑल दिस बिकम द सभ्यता, सिविलाइजेशन। तो हमने सुना कि जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जिस पे रिसर्च किया गया, तो कहा गया कि 3500 BC वॉज द डेट ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। हमने मेसोपोटामिया की बात सुनी, बहुत पुराना कल्चर, बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। इनफैक्ट दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जिसके बारे में पता चला हमें, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो कि दो नदियों के बीच, जिसका नाम था टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इन दो नदियों के बीच ये सिविलाइजेशन बसा। देन उसके बाद हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात सुनी कि इजिप्ट एक बहुत बड़ा संप्रांत बना, एक सभ्यता बनी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। उसके बाद हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात सुनी, चाइनीज सिविलाइजेशन की बात सुनी, और फिर आर्यंस जब आकर के इधर बस गए, हमारे सब कॉन्टिनेंट में बस गए, तब हम लोगों ने वैदिक एज की बात सुनी, जहाँ पे वेद का पदार्पण हुआ, वेदों का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद की बात हुई। तो इन सारे के सारे सिविलाइजेशन में हो क्या रहा था कि पीपल वर लिविंग इन अ सिविल सोसाइटी। लोग जो हैं वो एक सोसाइटी में रह रहे थे, सिविल सोसाइटी में रह रहे थे, और इस सिविल सोसाइटी में ये लोग फॉलो कर रहे थे एक कॉमन लीगल नॉर्म्स को, एक कॉमन सिस्टम को, एक कॉमन गवर्नमेंट को। ठीक है। इस सिविल सोसाइटी में हमें देखने को मिला डिवीजन ऑफ लेबर।
इस सिविल सोसाइटी में कुछ लोग प्रीस्ट बन गए, पादरी बन गए, धर्मगुरु बन गए, कुछ लोग मर्चेंट्स बन गए, जो हम लोग कह लेते थे कि मिडिल क्लास है। तो हमारे कई सारे क्लास बनने से शुरू हुए सोसाइटी के अंदर। तो देयर वाज अ क्लास ऑफ नोबल्स एंड प्रीस्ट्स, देयर वाज अ क्लास ऑफ मिडिल क्लास पीपल हु वर द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स, एंड देयर वर द लोअर क्लास पीपल हु वर द पीजेंट्स एंड द फार्मर्स, जो किसानी खेती करते थे वो सब। साथ साथ में हमने काम बांटना भी शुरू कर दिया। तो हमने बता दिया कि कुछ जो सेक्टर, कुछ सेक्ट्स होंगे वो काम करेंगे, खेती का अनाज उपजाएंगे, कुछ लोग हैं वो लोहे का सामान बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, कुछ लोग चूंकि ब्रोंज एज आ चुका था, ब्रोंज से हम लोग सामान बना रहे थे, ब्रोंज की यूटेंसिल्स बनाएंगे, कुछ लोग गोल्ड स्मिथ बन गए जो सोने चांदी का काम करने लग गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, सिविलाइजेशन के आते के साथ साथ में कई सारी नई चीजों का पदार्पण हुआ। सिविलाइजेशन के शुरू होने के साथ साथ में लोगों का सेकेंड फेज ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। पहला फेज ऑफ कोर्स कल्चर ही था, सेकेंड फेज बिकेम द सिविलाइजेशन। और जब से ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ तब से ये पाया गया कि ह्यूमन बीइंग्स वर इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ सेल्स। जब से ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ, जब से लोग एक सोसाइटी में रहने लगे, एक सिटी में रहने लगे, जब उन्होंने शहर बना लिए, तो शहर में लोग खरीद बिक्री का काम शुरू हो गया, सेल्स का काम शुरू हो गया। तो जो सेल्स हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये नया नहीं है दोस्तों। मार्केटिंग भले नया हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग मैंने आपको बताया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी इन द ईयर 1910। पहली बार मार्केटिंग डिक्शनरी में ये नाम दर्ज किया गया 1910 में। मतलब सिर्फ 110 साल हुए हैं मार्केटिंग के, सिर्फ 110 साल इस वर्ड के। एंड थिंक अबाउट सेल्स, जो आज से 5,500 साल पुराना है। तो कहाँ पे 110 साल और कहाँ पे दूसरी तरफ 5,500 साल। So when the people started settling down in a civilization, when they started to become a civil citizen of a town, of a city, from then only this profession was started. तो इसकी इवोल्यूशन जो है वो 5,500 साल पुरानी है। मतलब इसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं मेसोपोटामिया में भी, इजिप्शियन में भी, हड़प्पा कल्चर में भी, चाइनीज कल्चर में भी और हमारे वैदिक कल्चर में भी। ठीक है, तो मैं अभी उतनी पुरानी बात तो आपसे नहीं करूंगा, 5,500 साल पुरानी बातें नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा रिसेंट बातें। और रिसेंट बातें ये हैं कि पहले जो लोग होते थे, पहले जो लोग इस प्रोफेशन में थे, दे वर कॉल्ड द इटिनरी मर्चेंट्स। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, दे वर कॉल्ड द इटिनरी मर्चेंट्स। और ये इटिनरी मर्चेंट्स लोग कौन होते थे? दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। पुराने जमाने में जो लोग काम करते थे सेल्स का, ये लोग ट्रेडर हुआ करते थे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और सामान बेचते थे। तो पहले ये लोग सर पे सामान उठा करके ले जाते थे एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन अब इंसान की तो एक लिमिट है ना, वो कितना वजन उठा पाएगा। तो धीरे धीरे इन्होंने बुल्लक कार्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें कि ज़्यादा सामान आ जाता था। तो ज़्यादा सामान लेकर के, ज़्यादा मर्चेंडाइज लेकर के, लार्जर प्रोडक्ट लेकर के ये एक गांव से दूसरे गांव जाना शुरू कर दिए। तो ये लोग काम क्या करते थे, ये एक गांव से वहाँ की जो स्पेशलिटी है उसको लिया, बुल्लक कार्ट बैलगाड़ी में भर लिया, उसको लेकर के वो दूसरी जगह चले गए, वहाँ जाकर के उसको बेचा। अब वहाँ की जो स्पेशलिटी है उसको उठा लिया और उसको तीसरी जगह भेजा। तो आप देखेंगे पुराने पिक्चर्स में, पुराने मूवीज़ में आपको इस तरह के ट्रेडर्स दिखाई देंगे जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके बिजनेस करते हैं। एक मूवी भी आई थी, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें, नाम था पहेली। हालांकि वो मूवी तो फ्लॉप कर गई, बकवास मूवी थी, मैं भी आधे में छोड़ के निकला थिएटर से। लेकिन उस मूवी में भी आप पाएंगे कि वहाँ पर भी जो काम दिखाया गया इनका, मतलब शाहरुख खान साहब का, ही वॉज अ इटिनरी मर्चेंट। इसको इटिनरी सेल्स पर्सन या इटिनरी मर्चेंट कहते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके सामान बेचने के लिए आते या जाते हैं। तो ये लोग हमारे पहले सेल्स पीपल थे। ये लोग जो थे, ये पुराने दौर के सबसे पहले सेल्स पीपल यही लोग थे, घूम घूम करके बिजनेस करते थे। लेकिन ये घूम करके बिजनेस करना आसान नहीं था दोस्तों।
पहले तो आप अपने घर से दूर हो जाते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए। दूसरी बात, आप जब इस तरह से भटकते हैं, निकलते हैं, तो आपको रास्ते में डाकुओं का भी खतरा होता है। और ये डाकू क्या करते थे, ये सिर्फ आपसे सामान-वामान नहीं छीनते थे, ये आपको मारते भी थे। ठीक है? तो इन लोगों ने क्या किया कि अब ये रिस्की काम को कम करने के लिए या बंद करने के लिए इन्होंने अब ये घूमने फिरने का काम छोड़ करके दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। तो इन्होंने अब सेटल होकर के इन्होंने दुकानें खोल ली। इन्होंने क्या किया, अब दुकानें खोल ली और दुकानों में दे स्टार्टेड सेलिंग द मर्चेंडाइज। और वहीं से शुरुआत हुआ हमारी पहली ट्रेडिंग कम्युनिटी का, जिसको हम लोग बनिया बुलाते हैं। तो भारत की जो पहली ट्रेडिंग कम्युनिटी है, भारत के जो पहले सेल्स पर्सन है, भारत के जो सबसे पहले जिन्होंने सेल्स प्रोफेशन में काम करना शुरू किया, वो है हमारे बनिया कम्युनिटी। तो अगर आप में से जो बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ दैट, आप आज भले जो भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि यू पीपल वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द प्रोफेशन ऑफ सेल्स इन इंडिया, टू अंडरटेक सेल्स एज एन ऑक्यूपेशन। सो भारत के जो पहली कम्युनिटी है, दे आर कॉल्ड द बनिया कम्युनिटी, और उनका काम यही होता था। ये पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ट्रैवल करते थे, इटिनरी मर्चेंट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। एक जगह वो रुक गए और अब ये एक ही जगह से ट्रांजेक्शन करते थे, बिजनेस करते थे। धीरे धीरे करके बाकी लोगों ने भी इनको फॉलो किया और उन्होंने भी इनके साथ साथ में दुकानें खोल ली, उन्होंने भी इनके साथ साथ में बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया। समझिए, सोचिए कि अगर एक दुकान खुलती है एक जगह पे, एक मोहल्ले में, एक नेबरहुड में, और अगर उसके आसपास में और दुकानें खुल जाएंगी तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, हमारे जो बनिया कम्युनिटी है, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो मर्चेंट हैं, इन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड हायरिंग द ड्रमर्स एंड ग्रीटर्स। इन लोगों ने ड्रमर और ग्रीटर को हायर करना शुरू किया। ड्रमर कौन होते थे? ये लोग ढोल नगाड़े बजाते थे, और ढोल नगाड़े बजा बजा करके ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे कि आइए, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कॉटन है, अच्छे क्वालिटी की लकड़ियां हैं, अच्छे क्वालिटी का मेटल वेयर है, ब्रोंज के सामान है। तो दे स्टार्टेड हायरिंग द ड्रमर्स एंड ग्रीटर्स। तो ये ड्रमर और ग्रीटर क्या करते थे, ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे। तो आपने देखा होगा कि अगर आप रंगरेज गली चले जाएं, आपको वहां पर ड्रमर और ग्रीटर ड्रमर तो नहीं, ग्रीटर्स मिलते हैं। ये आपको बोलते हैं आइए, यहाँ पे अच्छा शूट का कलेक्शन है, आइए यहाँ से बर्तन खरीद लीजिए, यहाँ पे बर्तन है, आइए हमारे यहाँ प्लास्टिक के अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो ये ग्रीटर्स क्या होते थे, ये आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं, इनको ये ग्रीट करते थे, और ग्रीट करने के बाद इनको ये बुलाते थे कि आइए हमारे दुकान में ये सामान खरीद लीजिए। तो ये ड्रमर्स और ग्रीटर भी जो है ना, ये भारत की बहुत पुरानी कल्चर है दोस्तों। अब क्या हुआ कि ये जो बनिया कम्युनिटी है, इन्होंने अपनी ट्रैफिक्स तो बढ़ा ली ड्रमर्स एंड ग्रीटर्स को बुला करके, लेकिन चूंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो अब कस्टमर भी होता क्या है कि वो 2-3 दुकानें जरूर खंगालता है। आप भी ये काम करते होंगे, आज आप ये कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप भी 2-3 बार उसको अलग अलग जगह पे चेक करते होंगे। उस समय भी यही प्रॉब्लम थी। तो इन ड्रमर्स एंड ग्रीटर्स ने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड हायरिंग पीपल who will convince the customer to buy a product. I am repeating it. ये ड्रमर्स एंड ग्रीटर्स ने पहली बार एक स्पेशलाइज्ड लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया, अपने दुकान में रखना शुरू किया, अपने शॉप में रखना शुरू किया, और ये वो लोग थे जो बोलने में एक्सपर्ट थे, बात करने में एक्सपर्ट थे। ये कस्टमर से बात कर सकते थे, क्योंकि बनिया लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये लोग बोलने में उतने ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं थे। So they started hiring the people who are very good in convincing the customers, and they started calling them as salesperson. तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अब स्पेशलिस्ट सेल्स के लोगों को हायर करना स्टार्ट किया। तो पहले ड्रमर्स एंड ग्रीटर्स थे जो ढोल नगाड़े बजा करके, शोर मचा करके, कस्टमर से मिल करके कस्टमर को पुल करके लाते थे अपने पास। धीरे धीरे इन्होंने दे स्टार्टेड हायरिंग द फुल फ्लेजेड पीपल, जो लोग आकर के कस्टमर से बातें करें,
कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में समझाएं और उसको प्रोडक्ट बेच डालें। तो दे आर कॉल्ड द सेल्स पीपल। और इसी तरीके से भारत में ये जो सेल्स की कम्युनिटी है वो तैयार होनी शुरू हुई। तो पहले तो बनिया ही सेल्स किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने स्पेशलिस्ट लोगों को हायर करना स्टार्ट किया एज अ सेल्स पीपल। और इसी तरीके से भारत में हमारा जो सब्जेक्ट है सेल्स मैनेजमेंट वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होना शुरू हुआ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सेल्स पीपल डेवलप होने शुरू हुए, और ये जो सेल्स पीपल हैं यही जा करके बाद में कॉरपोरेट का रूप ले लिया। तो अब कॉरपोरेट में सेल्स के लोगों की ज़रूरत पड़ने लग गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सेल्स मैनेजमेंट और द सेल्स हैज इवॉल्व्ड इन इंडिया। भारत में सेल्स इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जो बातें अभी हम लोगों ने करी है, हम लोगों ने बात की है कि हाउ सेल्स हैज इवॉल्व्ड, सेल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आई फील वेरी प्राउड इन सेइंग दिस कि the process of sales is as long or as old as the process of civilization. Which means कि जितना पुराना ह्यूमन का सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उतना ही पुराना हमारा सेल्स की भी हिस्ट्री है। जब लोग सिविलाइज्ड होने शुरू हुए तब से ये लोग सेल्स में काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे करके भारत में कैसे प्रचलित हुआ, भारत में धीरे धीरे करते हुए ये बनिया जो इटिनरेंट मर्चेंट हुआ करते थे, जो घूम घूम करके बिजनेस करते थे, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन अ फिक्स्ड प्लेस। दे स्टार्टेड कीपिंग द मर्चेंडाइज अंडर अ रूफ, वन रूफ। दे स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट, बट एज एंड व्हेन द कंपटीशन स्टार्टेड टू इंक्रीज, दे स्टार्टेड हायरिंग द ग्रीटर्स एंड ड्रमर्स, and gradually they started hiring the salesperson in their shop, those who are very good in communication, those who can convince the customer to purchase the product, right? तो इसी तरीके से सेल्स की शुरुआत हुई। और आज जो हम सेल्स देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ी और बात करेंगे आगे। आज जो हम सेल्स देख रहे हैं उसकी शुरुआत एक्चुअली इसी तरह से हुई थी। तो हम लोगों ने अभी जो बात किया पिछले 20 मिनट में, हम लोगों ने बात किया है हिस्ट्री का। हम लोगों ने बात किया है कि हिस्टोरिकली कैसे सेल्स तैयार हुआ। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 5,500 साल की हिस्ट्री समझा रहा हूँ 20 मिनट में, तो हो सकता है समझ में ना आए क्लियरली। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछिए। और जान लीजिए कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट 5,500 साल पुराना सब्जेक्ट है दोस्तों। इससे पुराना कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इससे पुराना कोई ऑक्यूपेशन है ही नहीं। Am I making sense to you? Hello? जागो इंडिया, भारत जागो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100%, sir. चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए, मैं हम लोगों ने आपसे कभी बात करी थी कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपने कहा था सर एडम स्मिथ। आपसे पूछा गया कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो आप कहते हैं डेविड ओगिलवी। डेविड ओगिलवी इज कॉल्ड द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग क्योंकि ही वॉज अ पायनियर हु हैज एस्टैब्लिश एडवर्टाइजिंग एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। और उनकी जो कंपनी है ओगिलवी एंड मैथर, जिसको हम लोग ONM कहते हैं, ये आज भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में से एक है ONM। मैंने पूछा हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मार्केटिंग, तो आप लोग कहते हैं फिलिप कोटलर, बिकॉज 1917 के दशक 70s के दशक के बाद फिलिप कोटलर हैज कंट्रीब्यूटेड ट्रिमेंडसली इन दिस सब्जेक्ट। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सेल्स। हेलो राजा मलिक, एनी आइडिया, एनीवन? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सेल्स? नहीं पता है ना?
नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, चलो आज उनके बारे में बात करते हैं। जो सेल्स, मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट है, जो सेल्स हम आज देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग बात कर रहे थे पुराने सभ्यता की, हमने बात करी थी अबाउट एंशियंट सिविलाइजेशन, हमने बात करी थी अबाउट वैदिक एज, हमने बात करी थी अबाउट ट्रेडर्स, बनियास। तो मॉडर्न जो सेल्स मैनेजमेंट है, ये जो मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट है, दिस मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट इज वेरी रिसेंट। ये भी हाल फिलहाल की बात है, लगभग 100 साल हुए हैं इसके। और मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट का मतलब है कि पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेल्स इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। और मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट जो हम लोग आज देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे क्रिटिकल विंग बन चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दिस इज द ओनली डिसिप्लिन, दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट विच जनरेट्स रेवेन्यू। तो जो आज का सेल्स मैनेजमेंट है, ये अब पुराने सेल्स पर्सन की तरह नहीं है दोस्तों, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। वी आर यूजिंग द CRM सॉफ्टवेयर, we are using the high technology, we are using the very complex customer relationship management systems, CRM systems. We are updated with some of the most advanced technologies which are there in the business. तो आज का जो मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट है, ये बिल्कुल बदल चुका है। और कहा जाता है कि इट इज़ द ओनली डिपार्टमेंट विच जनरेट्स रेवेन्यू। ये एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट करता है। ये एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है कंपनी का जो कंपनी के कस्टमर से मिलता है। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा अटेंशन अगर किसी सब्जेक्ट को मिला है तो वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। हाल फिलहाल में पिछले 100 सालों में मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट फील्ड के अंदर अगर किसी सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया गया है, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मैं अभी सेल्स मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। ये मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट है क्या? तो जो मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट है, इट इज़ वेरी एडवांस, इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग करियर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग करियर। एक्साइटिंग मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज यू डोंट हैव एनी मोनोटोनी हियर। आपको डेली एक लोग से नहीं मिलना, आपको ऑफिस के अंदर नहीं बैठना, आपको डेली एक रिपोर्ट नहीं बनाना, कंप्यूटर के सामने एक डब्बे की तरह खुद नहीं बैठना। Every day are you meeting new people, every day are facing new challenges, every day are you coming with the new situation, and that is why it is most exciting profession today. This discipline is one of the most handsomely rewarded occupation today. This is the most financially rewarding occupation not only in India but also in the other countries. In fact, in the country like America, United States of America, the sales people are one of the best paid professionals in the industry. And in India also, the sales manager, the sales people are some of the best paid people, because the entire financial result of a company is dependent on this one department. I don't know whether you agree with this or not. पूरी की पूरी कंपनी का जो एंटायर फाइनेंशियल रिजल्ट है, वो इस एक डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों। मुझे पता नहीं कि आप मेरे से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, लेकिन हम लोगों ने बात करी थी बैलेंस शीट की, याद कीजिए। और बैलेंस शीट में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो हम वहाँ पे इसी एक डिपार्टमेंट की चर्चा करते हैं, क्रेडिट साइड में। और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही पूरे के पूरे पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट को एनालाइज करके, पढ़ करके, समझ करके बताता है कि भैया आप प्रॉफिट में हैं या आप लॉस में हैं। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, राइट। तो ये जो मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट है, ये बहुत चेंज हो चुका है। आज का सेल्स मैनेजमेंट वो नहीं है जो हम लोग पहले बात कर रहे थे अबाउट द इटिनरी मर्चेंट्स एंड द बनिया कम्युनिटी। टुडे सेल्स मैनेजमेंट इज वेरी डिफरेंट, इट इज़ वेरी हाई टेक, इट इज़ वेरी अपडेटेड, and people from the good B schools are coming to work in this industry, right? तो ये पूरा का पूरा श्रेय जो है सेल्स मैनेजमेंट के, आज का जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा श्रेय जो है वो इस जेंटलमैन को जाता है जिनका नाम है मिस्टर जॉन हेनरी पैटरसन।
और इन्हीं को हम लोग बुलाते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट। टुडे इट इज 11th of May 2020। तो आज से लगभग 98 years ago this gentleman was died on 7th May। और ये जेंटलमैन को हम लोग क्यों फादर ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट बुलाते हैं समझिए। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ही वॉज द वन हु स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स, हु स्टार्टेड गिविंग क्लासरूम लेक्चर्स टू द सेल्स पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो क्या ये टीचर थे या ये प्रोफेसर थे मेरी तरह? नहीं, ये प्रोफेसर नहीं थे। ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर। इन्होंने एक कंपनी शुरू करी थी, उस कंपनी का नाम था नेशनल कैश रजिस्टर, जिसको आज हम एनसीआर के नाम से बुलाते हैं। ये कंपनी आज भी है दोस्तों, एनसीआर नाम है इस कंपनी का, लिखना चाहे तो लिख लें। ही स्टार्टेड दिस कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी वाज नेशनल कैश रजिस्टर। और पहली बार इस कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया विच वाज अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर अकाउंटिंग वर्क। पहली बार इस कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आपके हिसाब को मैकेनिकली स्टोर करता था। पहले हम लोग क्या करते थे, खाता बही यूज़ करते थे, आज भी लोग करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं गांव में, छोटी जगहों में, दे यूज़ द लेजर एंड पेन। तो इस जेंटलमैन ने उस काम को आसान बनाने के लिए ही हैज़ डेवलप्ड अ मैकेनिकल डिवाइस। उन्होंने एक मशीन बना ली जिसपे कि आप ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे और वो आपका डेटा स्टोर होता चला जाएगा, अकाउंटिंग वर्क आसान हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम वॉज ये मशीन थोड़ा महंगा था, इट वॉज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, और लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था। जो लोग पेन पेपर से हिसाब रख रहे हैं उन लोग को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था कि आप ये मशीन खरीद लें, क्योंकि उनको लगता था कि इतना पैसा देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसको ऑपरेट करने के लिए एक आदमी भी रखना पड़ेगा, खर्च बढ़ जाएंगे। तो प्रोडक्ट तो अच्छा था लेकिन ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था। प्रोडक्ट अच्छा था, बहुत रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट था, पहली बार अकाउंटिंग के लिए इस तरह का प्रोडक्ट दुनिया ने देखा था। जो अकाउंटेंसी आज आप पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो, उससे पहले आपने अकाउंटेंसी पढ़ा। दुनिया में पहली बार अकाउंटेंसी के लिए कोई मैकेनिकल डिवाइस बनाने का काम इसी बंदे ने किया था। इनका नाम था मिस्टर जॉन हेनरी पैटरसन। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, इन्हें एक बात समझ में आ गई कि आप दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लो, दुनिया का सबसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो इट इज एज गुड एज कीपिंग दैट प्रोडक्ट इन अ म्यूजियम। आप दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बना लीजिए दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल फोन बना लीजिए, दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी बना लीजिए, दुनिया का सबसे अच्छा फैन बना लीजिए, दुनिया का सबसे अच्छा लैपटॉप बना लीजिए, लेकिन अगर वो नहीं बिकेता है, अगर वो सेल ही ना हो, इफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट अ सेलेबल प्रोडक्ट, तो क्या फायदा ऐसे प्रोडक्ट बना करके। तब तो आप उस प्रोडक्ट को उठाइए और म्यूजियम में रख दीजिए, लोग आएंगे, देखेंगे, ताली बजाएंगे, टिकट कटाएंगे और खुश होकर चले जाएंगे। वॉट ही डिड वॉज, इनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऑल्दो आई हैव मेड अ वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट बट दिस प्रोडक्ट इज नॉट सेलेबल, सो वॉट ही स्टार्टेड टू डू इज, इन्होंने लोगों को अब ट्रेन करना शुरू किया कि ये प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। तो ही स्टार्टेड हायरिंग द सेल्स पीपल, इन्होंने सेल्स के लोगों को हायर करना शुरू किया, और हायर करने के बाद इन्होंने सेल्स को लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। तो दुनिया में पहली बार, इतिहास में पहली बार सेल्स की ट्रेनिंग दी जाने लगी। वर्ल्ड में पहली बार लोगों को सिखाया जाने लगा कि भैया सेल्स करते कैसे हैं, ठीक है। और ये जो इन्होंने क्लास लेना शुरू किया, ये बताना शुरू किया कि कस्टमर्स को से कैसे बातें करते हैं, उनको रिप्लाई कैसे करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। इन्होंने जब उन चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू करी तो इन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया अबाउट द सेल्स प्रोफेशन, और इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया सेल्स प्रोफेशन के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने इनका नाम रख दिया द फादर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, द फादर ऑफ मॉडर्न सेल्स, क्योंकि पहली बार, ऑफिशियली पहली बार इन्होंने सेल्स के बारे में बात करना स्टार्ट किया था। तो अब अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, तो आप कहेंगे इट इज मिस्टर जॉन हेनरी पैटरसन। उनका नाम है मिस्टर जॉन हेनरी पैटरसन,
और जिस कंपनी को इन्होंने शुरू किया था, ये कंपनी का नाम है नेशनल कैश रजिस्टर, और ये कंपनी आज भी सर्वाइव करती है दोस्तों। इस कंपनी को आज हम NCR के नाम से जानते हैं। अभी इन्होंने एक बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट किया था 2 साल पहले बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में इन लोग अपना डेटा एनालिटिक्स के लिए, इन लोगों ने एनालिसिस के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है भारत में, जहाँ पर ये अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, एनालिस्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें एक खामी थी दोस्तों। जॉन हेनरी पैटरसन में ना इतनी अच्छाइयाँ तो थी, लेकिन एक खामी भी थी। वो खामी ये थी कि ये थोड़े सनकी टाइप के आदमी थे, तुरंत गुस्सा हो जाते थे। तो मैंने चूंकि इनके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला ये ना बात बात पे गुस्सा हो जाते थे। तो ये कभी एम्प्लॉय से पूछा कि तुम्हें घोड़ा चलाना आता है, क्योंकि उस समय तो गाड़ियां थी नहीं, तुम्हें घोड़ा चलाना आता है? तो एम्प्लॉय कहता था नहीं सर मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता। ये बोलते यू आर फायर्ड, निकलो यहाँ से। ये पूछते थे कि वो झंडा देख रहे हो तो ऑफिस के बाहर इनका एक झंडा लगा हुआ था। तो एम्प्लॉय कहता है कि हाँ देख रहा हूँ। ये पूछते ये झंडा हिल क्यों रहा है? तो एम्प्लॉय कहता है सर मुझे नहीं पता। बोलता यू आर फायर्ड, निकलो यहाँ से। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ये एम्प्लॉय को फायर कर देते थे। इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल था दोस्तों। इतिहासकार बताते हैं कि इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत डिमांडिंग थे, बहुत क्वेश्चनिंग थे, और बात बात में लोगों को निकाल देते थे। और ये भी कहा जाता है कि इनके साथ अगर किसी ने 1 साल काम कर लिया, 1 साल अगर किसी ने इनके अंडर काम कर लिया, दैट इज एज गुड और इवन बेटर दैन अटेंडिंग अ MBA कोर्स इन अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। कहा जाता था कि अगर इनके साथ किसी ने काम कर लिया है 1 साल भी, तो जितना वो MBA करके नहीं सीखेगा 2 साल 3 साल में, उससे ज़्यादा वो इनके साथ 1 साल में उससे बेहतर सीख जाता था। और यही कारण था कि जिन जिन लोगों को इन्होंने ट्रेन किया, जिन जिन लोगों को इन्होंने गाइड किया, ये तमाम लोग बाद में जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बन गए, जिनमें से एक थे मिस्टर थॉमस वॉटसन जूनियर। ये थॉमस वॉटसन जो है, यही बाद में जाकर के इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई जिसको आज हम IBM के नाम से जानते हैं। तो आप जो IBM देखते हैं आज, तो IBM काम कर रही है एक प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। उस प्रोजेक्ट का नाम दिया उन्होंने वॉटसन। तो दिस प्रोजेक्ट ऑफ AI इज डेडिकेटेड टू देयर फाउंडर, और वो फाउंडर का नाम है वॉटसन। और मिस्टर वॉटसन वॉज एक्चुअली अ पुपिल ऑफ, वो इन्हीं के शिष्य रहे हैं, जॉन हेनरी पैटरसन के ही शिष्य रहे हैं। और उनकी तरह कई ऐसे शिष्य रहे हैं जिन्होंने इनके अंडर ट्रेनिंग ली है। ऐसे कई लोग रहे हैं जिनको इन्होंने ट्रेन किया, और यही लोग बाद में जाकर के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े CEO और बड़ी बड़ी कंपनी के ये लोग चेयरमैन बने। तो ही इज द वन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट। विथ ऑल ट्रिब्यूट टू हिम, इन्हीं की वजह से ये सब्जेक्ट अलग क्रिएट हुआ,